आ रहा है ना? तो हम क्या पढ़ा रहे थे? एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा में बोहर्स पोस्टुलेट्स पढ़ा रहे थे। उसमें 2 पॉइंट बता दिया था। तो एमिशन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा समझ में आया था ना? एमिशन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा समझ में आया था ना कि एमिशन स्पेक्ट्रा ये था। पहले स्पेक्ट्रम क्या था? स्पेक्ट्रम अगर किसी लाइट को, किसी वाइट लाइट को, मतलब वाइट लाइट को अगर प्रिज्म से पास करें, ठीक है, तो हमको एक रेगुलर एरिया ऑफ कलर मिलता है। कहाँ पे? अगर हम उसके स्पेक्ट्रा को स्क्रीन पे ऑब्जॉर्व करें तो, ठीक है। तो और जो स्पेक्ट्रम होता है वो किस रेंज में होता है? विजिबल रेंज में होता है, ठीक। सेम लाइट को अगर हम क्या करें, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ लाइट से अगर गुजारे तो क्या करेगा वो पर्टिकुलर वेवलेंथ लाइट को क्या करेगा? एमिट करेगा। इट मीन्स कहने का मतलब ये है मेरा कि अगर मान लो कि किसी सोर्स से किसी सोर्स से अगर लाइट चलती है, वाइट लाइट, तो रास्ते में आने वाले कुछ पार्टिकल्स क्या करते हैं? लाइट को एब्जॉर्व कर लेते हैं, ठीक। तो क्या करता है हमारा जो विजिबल रेंज की स्पेक्ट्रा होती है, विजिबल रेंज की स्पेक्ट्रा होती है, उसमें कुछ लाइंस क्या होती है? मिस हो जाती है। कुछ लाइंस क्या होती है? मिस हो जाती है। और वो जो स्पेक्ट्रा होता है वो क्या करता है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को कॉन्स्टिट्यूट करता है, ठीक है। एमिशन स्पेक्ट्रा मीन्स व्हाट? व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम द हायर स्टेट टू लोअर स्टेट, इट एमिट सम एनर्जी एंड एनर्जी इज इक्वल टू h nu के बराबर होता है। h nu मीन्स व्हाट? अ फोटोन मीन्स द लाइट। लाइट मीन्स व्हाट? इट इज इन विजिबल रेंज, इट इज इन विजिबल रेंज एंड सम ऑफ द लाइट इज मिसिंग, कॉल्ड द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा व्हेन स्टडीड फ्रॉम द स्पेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि लाइट जो पार्टिकल होता है वो क्या करता है? लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, लोअर से हायर स्टेट में चला जाता है। और उसमें क्या होता है? एमिशन जो क्या बोलते हैं पार्टिकल होता है वो क्या करता है? किसी भी प्रकार की एनर्जी का उत्सर्जन नहीं करता है, ठीक है, किसी भी प्रकार की एनर्जी को रिलीज नहीं करता है, ठीक है। तो रदरफोर्ड मॉडल को के शॉर्टकमिंग को दूर करने के लिए क्या किया था? बोहर्स ने थियरी दिया था अपना, किसका? बोहर्स ने थियरी दी थी किसके लिए? हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। किसके लिए दिया था? हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ये थियरी क्या थी? फुल्ली एप्लीकेबल थी, ठीक है, फुल्ली एप्लीकेबल थी। उन्होंने क्या कहा था कि अगर पॉजिटिव न्यूक्लियस के अराउंड अगर कोई इलेक्ट्रॉन क्या करता है? रिवॉल्व करता है, ठीक है, तो वो किसके इन्फ्लुएंस में मूव करता है? कूलम्ब्स लॉ के इन्फ्लुएंस में मूव करता है। दूसरा कि इसका जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है वो उसी ऑर्बिटल में मूव करता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिटल मैग्नीट्यूड का जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड हो वो क्या हो? NH/2 पाई के बराबर हो। NH/2 पाई के बराबर मतलब क्या? यन EH कट के क्या हो? बराबर हो जाए, यन एच क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तीसरा पोस्टुलेट क्या था कि इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेशन के अलावा किसी भी प्रकार की ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता। एक्सेलरेशन क्यों होगा बेटा? देखो, अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसका स्पीड क्या होगा? कांस्टेंट होगा। वेलोसिटी क्या होगी? चेंज होगी। जहाँ वेलोसिटी चेंज होगी वहाँ क्या होगा? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। बिकॉज एक्सेलरेशन इज नॉट अ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू मूव इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है। और फोर्थ पोस्टुलेट क्या था कि एनर्जी का रिलीज तभी करेगा, एनर्जी का रिलीज तभी करेगा जब वो क्या हो? एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में क्या करे? ट्रांजिशन करे। एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में क्या करे? ट्रांजिशन करे। स्पेशली हायर से लोअर ऑर्बिट में क्या करे? ट्रांजिशन करे, ठीक है। तो क्या करते थे? ई इनिशियल माइनस ई एफ कितने के बराबर हो जाए बेटा? एच न्यू के बराबर हो जाए। किसके बराबर हो जाए? एच न्यू के बराबर हो जाए। अच्छा, अब हम तुमसे क्वेश्चन पूछे कि अगर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा अगर वो देता है और पार्टिकल क्या लोअर से हायर स्टेट में जाता है तो उसकी कितनी एनर्जी चाहिए यहाँ से यहाँ जाने में? कितनी एनर्जी चाहिए बताओ? हाँ बेटा, हाँ, इस जो क्या बोलते हैं तुम्हारा, अगर मान लो कि ई आई इज इनिशियल स्टेट और ई एफ क्या है? फाइनल स्टेट है, तो इसको कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी? कितनी बेटा? ई एफ माइनस ई आई के बराबर अगर हम एनर्जी क्या करें? ट्रांसफ़र कर दें इसको, तो ये पार्टिकल क्या होगा? यहाँ से हायर स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। तो किसी पार्टिकल को एक्साइट करने के लिए एक लेवल से दूसरे लेवल में क्या करते हैं? उसके एनर्जी लेवल्स के डिफरेंस के बराबर की एनर्जी को क्या करते हैं? इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो दिस इज ऑल अबाउट बोहर्स पोस्टुलेट्स, ठीक। अब इसी के बेसिस पे क्या किया गया? हाइड्रोजन एटम मॉडल की स्पेक्ट्रा की स्टडी की गई, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन एटॉमिक स्पेक्ट्रा को ऑब्टेन करने के लिए सबसे बेसिक चीज़ क्या है कि बोहर्स पोस्टुलेट्स तुमको क्या होना चाहिए? आना चाहिए,
ठीक है। तो बोहर्स पोस्टुलेट निकालने का मतलब मेरा यही है, तुम लोग का बेसिक टॉपिक, मेन टॉपिक क्या है, सोमरफेल्ड मॉडल। बोहर्स तो तुम लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक। तो बेसिक स्पेक्ट्रा को पढ़ने के लिए पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, बोहर्स पोस्टुलेट्स को पढ़ना पड़ेगा। तेज बोल रहे हैं कि आराम से बोल रहे हैं, आवाज़ समझ में आ रहा है मेरा? तो बोहर्स स्पेक्ट्रा को क्या पढ़ना पड़ेगा, पहले पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद से क्या करेंगे, सोमरफेल्ड मॉडल पे चलेंगे। तो बिकॉज बोहर्स के शॉर्टकमिंग को ही रिमूव उन्होंने किया था, यही क्या था, इसकी प्रेडिसेसर थे, वो क्या था, सक्सेसर, ठीक है। इन्हीं के शॉर्टकमिंग को क्या किया था, उन्होंने रिमूव किया था। बताया था कि सर्कुलर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में ना मूव कर किस में मूव कर रहा है, वो इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में मूव कर रहा है। सर्कुलर ऑर्बिट में क्या होगा, इसमें सिर्फ क्या होगा, एंगुलर चेंज होगा, एंगल का चेंज होगा ना, p5 का ही चेंज होगा, बट रेडियस क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। बट ऐसा नहीं होता, जब प्लैनेटरी मोशन आप कंसीडर कर रहे हैं, इट मीन्स यू आर कंसिडरिंग द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इफ यू आर कंसिडरिंग द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एज अ प्लैनेट हैविंग सन एट इट्स फोकस, तो रेडियस शुड ऑल्सो बी वेरीड, ठीक है। अगर रेडियस वेरी करेगा, अगर रेडियस वेरी करेगा एंड देयर इज चेंज इन द बोथ द कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम, both the components of momentum, then there is also change in the mass of that particle moving in a orbit around the nucleus। समझ में आया, सबको समझ में आया भाई? लास्ट वाला पॉइंट सोमरफेल्ड मॉडल था। पहले का कहने का मतलब यह है कि अगर इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम मतलब दो होगा क्वांटाइजेशन। पहला क्या कि ऑर्बिटल मोमेंटम होगा, पहला रेडियस का जो pr होगा, ये pr एक रेडियल कंपोनेंट होगा, और p5, क्योंकि किसी भी इलिप्टिकल ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी का क्या होता है, पोलराइजेशन हो जाता है, मतलब उसको पोलर कोऑर्डिनेट से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब पोलर कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर उसका r भी वेरी कर रहा है और थीटा भी वेरी करेगा, तो उसके r और थीटा फाई के अलॉन्ग क्या होगा, थीटा के अलॉन्ग मोमेंटम भी होगा। एंड मोमेंटम के वेरिएशन से क्या होगा, मोमेंटम अगर है, अगर मोमेंटम वेरी कर रहा है, आर और फाई वेरी कर रहा है, तो उसका मास भी क्या होगा, वेरी करेगा विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी। इन्होंने क्या किया था, रिलेटिविस्टिक कॉन्सेप्ट को अपने थ्योरी में इंक्लूड नहीं किया था, इसको किसने किया, सोमरफेल्ड ने किया। तो पहले बोहर्स थ्योरी पढ़ लेंगे, उसके बाद से क्या करेंगे, हम बोहर्स पोस्टुलेट्स पढ़ लेंगे, उसके बाद से क्या पढ़ेंगे, सोमरफेल्ड मॉडल। तो लिखो, पहला थर्ड पार्ट लिखो, 2 पॉइंट लिखवाए थे ना, हाँ थर्ड पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट लिखिए, द इलेक्ट्रॉन in spite of its accelerated motion, does not radiate electromagnetic energy while moving in an allowed orbit thus its total energy remains stationary. और क्या एक्सप्लेन करता है ये पॉइंट मतलब एक्सप्लेन करता है कि इलेक्ट्रॉन कितना स्टेबल है अपने ऑर्बिट में, ठीक। यही बताता है कि एक्सेलरेशन के अलावा किसी भी टाइप की एनर्जी को क्या करेगा, ये एमिट नहीं करेगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट लिखिए,
electromagnetic radiation is emitted if an electron comma initially moving in an orbit of total energy EI comma discontinuously changes its motion discontinuously changes its motion so that it moves in a lower orbit of total energy EF, lower orbits of total energy EF, lower orbit of total energy EF हो गया, फुल स्टॉप। द फ्रीक्वेंसी of the emitted radiation is given by EI minus EF upon H, EI minus EF upon H, EI minus EF upon H, ये वाला EI minus EF upon H। EI माइनस EF इज इक्वल टू H। इसको इक्वेशन 1 डाल दीजिए, इक्वेशन 1 डाल दो इसको। अब समझो, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? पॉस्टुलेट्स अगर समझ में ना आया हो तो चलो आगे चलो। EI माइनस EF इज इक्वल टू H। देखो पहला पोस्टुलेट क्या था कि ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ मूव करता है, ये पता है। तो कूलम्ब्स लॉ लिख देते हैं बेटा, F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Z E स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब दिस फोर्स इज बैलेंस्ड बाय विच फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना बेटा होता है बेटा? mv स्क्वायर अपॉन r if v is the velocity of the electron moving in the orbit having radius r। ठीक है, अब ये इसमें मूव करेगा तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ मूव करेगा, जो कि क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा, बट इसका डायरेक्शन क्या होगा? आउटवर्ड डायरेक्शन में। और सेंट्रीपिटल फोर्स है mvr, तो इसका डायरेक्शन हमेशा क्या होगा? नीचे होगा। तो दीज टू फोर्सेस बैलेंसेस ईच अदर। चलो एग्जाम्पल बताते हैं। एग्जाम्पल सिंपल किसका ले सकते हो? सन का ले सकते हो। सन हमारा क्या है? नियरेस्ट स्टार है कि नहीं? नियरेस्ट स्टार है ना। उसके स्फीयर का कारण ये होता है कि वो हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में होता है। हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या? उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या करती है? कोलैप्स करने का क्या करती है? प्रयास करती है टुवर्ड्स इट्स सेंटर। चूंकि सेंटर में क्या होता है? हाइड्रोजन क्या चल रहा होता है? हाइड्रोजन बर्निंग चल रही होती है। और लगभग 1 लाख टन ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल हमेशा क्या होता है? उसमें जलता रहता है। 1 लाख टन ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल क्या होता है? उसमें जलता रहता है हमेशा पर सेकेंड।
तो क्या करता है वो अंदर से क्या करता है, एक रेडिएशन प्रेशर को लगाता है। किसको लगाता है? रेडिएशन प्रेशर को लगाता है। तो क्या होता है इसका शेप क्या होता है? स्फेरिकल होता है, क्योंकि वो हाइड्रोस्टैटिक, यही कंडीशन क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का होता है कि रेडिएशन प्रेशर इज बैलेंस्ड बाय द सेंटर ऑफ या फिर ग्रेविटी। ठीक है, इसलिए क्या ये स्फेरिकल शेप में बना। उसी तरह इलेक्ट्रॉन के मोशन को अगर देखें, हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं सन के, अगर इलेक्ट्रॉन के मोशन को देखें तो क्या ये अपने ऑर्बिट में मूव करेगा तब जब क्या हो, ये दोनों फोर्स इसको क्या करे, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करे। नहीं तो क्या होता, अगर इलेक्ट्रॉन अगर बैलेंस नहीं होता तो क्या करता, अंडर अट्रैक्टिव फोर्स क्या होता है, ये जाके इसमें कोलैप्स हो जाता, यही होता ना। ठीक है, तो क्या होगा, ये फोर्स जो mv²/r है वो किसके बराबर हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE²/r²। हम ऐसा कर क्यों रहे हैं बेटा, हमको अल्टीमेटली क्या चाहिए, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, क्योंकि हमको किसको पढ़ना है, स्पेक्ट्रा को पढ़ना है, और एनर्जी स्पेक्ट्रा को पढ़ना है तो एनर्जी चाहिए। उस एनर्जी के करस्पॉन्डिंग अगर हमको एनर्जी मिल गई तो हम क्या लगा लेंगे, फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, और उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी मिल गई तो क्या मिल जाएगी, हम लोग को वेवलेंथ मिल जाएगा। और वेवलेंथ मिल जाएगा तो हमको ये पता चल जाएगा कि कौन सा पार्टिकल है। ठीक है, जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रा हम क्यों पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रा हम क्यों पढ़ते हैं, जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हमारे स्टार्स हैं या फिर कोई भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, किस बैंड में स्पेक्ट्रा को एमिट करता है। ठीक है, किस बैंड में स्पेक्ट्रा को एमिट करता है, उसकी फ्रीक्वेंसी हम लोग को और वेवलेंथ किसके थ्रू मिल जाती है, स्पेक्ट्रोस्कोप के थ्रू मिल जाती है या फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू मिल जाती है। और हम बता सकते हैं कि उसका कंपोजिशन क्या हो सकता है, कौन सा पार्टिकल होगा, क्योंकि कोई पार्टिकल अगर होगा तो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को क्या करेगा, वो एब्जॉर्व करेगा, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्व कर लेगा। जैसे हमारा बादल ब्लू क्यों दिखता है, क्योंकि जो पार्टिकल रिफ्लेक्शन के कारण। क्यों रिफ्लेक्शन के कारण बेटा, क्यों, क्योंकि जो हमारे एटमॉस्फेयर में अराउंड, हमारे एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल है वो ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ ब्लू लाइट होते हैं। हाँ, ब्लू लाइट होते हैं, तो ब्लू लाइट को क्या करता है, वो एब्जॉर्व कर लेता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, तो क्या करता है, बादल हमारा ब्लू दिखता है। तो डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट लाइट की एमिट करेगा, तो सुबह लाल पीला दिखता है। क्यों दिखता है, कि हैवी पार्टिकल क्या होते हैं, नीचे आ जाते हैं। समझ में आया? तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के थ्रू होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के थ्रू होता है। तो क्या होगा, mv²/r। तो यहाँ पे देखो बेटा mv, r से देखो एक r कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या बेटा, mv² इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE²/r। ZE²/r ये क्या इम्प्लाई करता है बेटा, ये इम्प्लाई ये करता है कि जो तुम्हारा क्या होगा, वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE²/r। ZE²/mr, यस mr। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, √ZE²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू m। दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इन एन ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस which shows that velocity is inversely proportional to radius because every quantity in this formula is what, constant। z भी क्या है, किसी पर्टिकुलर एटम के लिए z क्या होगा, फिक्स्ड होगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा, फिक्स्ड होगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी बदलता है, फिक्स होता है। 4 भी क्या होगा, फिक्स। पाई भी, एप्सिलॉन भी फिक्स है। क्या है ये, परमिबिलिटी ऑफ स्पेस है, परमिटिविटी ऑफ स्पेस है। कितना होता है इसकी वैल्यू, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर होता है ना। और m क्या बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मीन्स व्हाट, वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r मीन्स कि जितना रेडियस कम उतना वेलोसिटी ज़्यादा, जितना रेडियस कम उतना वेलोसिटी ज़्यादा होगा ना। तो चलो अब लिखते हैं, थोड़ा सा लिख लेते हैं, उसके बाद से आगे बढ़ेंगे। तो देखो, वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, यहाँ तक लिख लीजिए। द सेंट्रीपिटल, द कोलम्बियन फोर्स F कूलम, डॉट में लिख दीजिएगा। द सेंट्रीपिटल फोर्स, 4th पॉइंट के आगे लिखना, बोहर्स थ्योरी फॉर बोहर्स
एटॉमिक थ्योरी फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम, इसको हेडिंग में डाल दीजिएगा, बोहर्स थ्योरी फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन लाइक एटम, बोहर्स थ्योरी फॉर हाइड्रोजन लाइक, बोहर्स थ्योरी फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम। लिखो, Boas assumes the planetary motion about the nucleus. Bohr assumes the planetary motion about the nucleus. ये फिगर बना लीजिए और इसको बता दीजिए न्यूक्लियस, और ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन। ये वाला फिगर बना लो। वाला फिगर बना लिया। अब लिखो द कोलंबियन अट्रैक्टिव फोर्स, द कोलंबियन अट्रैक्टिव फोर्स, यहाँ अट्रैक्टिव डाल देना। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। The centripetal force F centripetal F is equal to हाफ mv स्क्वायर अपॉन r। इसको इक्वेशन 2 डाल देना, इसको इक्वेशन 3। और आगे लिखना, यहाँ तक लिख लिया, यहाँ तक लिख लो। क्या तक लिख लिया बेटा, लिखो फॉर द स्टेबल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर द स्टेबल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन in an orbit around the nucleus around the nucleus these two forces balance each other, तो लिख देना F कूलम is equal to F centripetal, F कूलम is equal to F centripetal, F कूलम is equal to F centripetal। उसके बाद से ये लिखिएगा, नेक्स्ट स्टेप में ये लिखिएगा, नेक्स्ट स्टेप में ये लिख लिया, ये लिखो नेक्स्ट स्टेप में mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर।
हो गया। अब इसका सॉल्व करके यहाँ तक आओ। यहाँ तक हो गया। आगे लिखो। यहाँ तक हो गया सबका? लिखो, आगे लिखो। लिखो, thus the velocity of electron of hydrogen like atom moving in an circular orbit is inversely proportional to the radius, देखो बेटा, वेलोसिटी निकल गई। अब चलो, रेडियस निकालने का दो तरीका है। बोयस ने दो तरीके का इस्तेमाल किया था। पहला क्या किया था? पहला उन्होंने तो सेकंड कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया था कि द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, ठीक है। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है? क्या था? कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट। तो पहले हम क्या करते हैं? पहले एंगुलर मोमेंटम से निकाल लेते हैं। चलो, क्या था मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम? मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू nh/2π था, है कि नहीं? अच्छा, इफ यू आर टेकिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम देन दिस विल बी इक्वल टू mvr इज इक्वल टू nh/2π, ठीक है। mvr nh/2π। यहाँ से वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? nh/2π mvr। देखो, ये इस इक्वेशन से भी क्या है? वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। मीन्स इफ द रेडियस इज व्हाट स्मॉलर द वेलोसिटी विल बी हायर। अब देखो क्या हो सकता है यहाँ पे। अब वेलोसिटी का हमने क्या फॉर्मूला निकाला? इक्वेशन कौन सा माना था लास्ट वाले वेलोसिटी के इक्वेशन को? इक्वेशन 3 है, उसको इक्वेशन 4 मान लो। ये v इज इक्वल टू जो निकालो, v इज इक्वल टू √ZE²/4πε0 r इंटू m। इसको क्या मान लिया? इक्वेशन 4 मान, ठीक। तो v इज इक्वल टू nh/2π m इंटू r। अब वेलोसिटी का इक्वेशन है, इसको 5 मान लो। अब लिखो फ्रॉम इक्वेशन, देखो फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 4 क्या मिलेगा हमको? v विल बी इक्वल टू ZE²/4πε0 r इंटू m अंडर रूट में इज इक्वल टू nh/2π m इंटू r, 2π m इंटू r, यही होगा। अब क्या करें बेटा? इसको स्क्वायर कर दे बोथ साइड। क्या कर दें? स्क्वायर करें बोथ साइड, तो क्या निकल जाएगा बताओ? स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? ZE²/4πε0 r इंटू m इज इक्वल टू n² अपॉन कितना हो जाएगा? 4π² m² r², यही होगा। m² r² होगा कि नहीं होगा? अब देखो, एक m से एक m यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा। देखो 4 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा, पाई से एक पाई कैंसिल हो गया। बचा कितना बेटा? ZE²/0 इज इक्वल टू n²h²/πm इंटू r। तो r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? n²h²/0 कितना हो जाएगा? पाई m z² इंटू नहीं, पाई ZE² इंटू r इंटू m। r नहीं, r तो निकल गया ना, r तो इधर चला गया।
जेड ई स्क्वायर एम। हाँ, तो दिस इज व्हाट अ रेडियस ऑफ द ऑर्बिट of the electron in which the electron is moving, of the orbit in which the electron is moving. This will be what? Radius. ठीक है। अब हाइड्रोजन की गैस की बात करें तो बेटा Z इज इक्वल टू 1 होता है हाइड्रोजन की गैस में, होता है कि नहीं होता है? Z इज इक्वल टू 1 होता है ना, तो क्या हो जाएगा? R इज इक्वल टू हो जाएगा n स्क्वायर H स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई Z ई स्क्वायर, अरे जेड हटा खत्म हो जाएगा ना, जेड ई स्क्वायर एम। ठीक, और इसको देखो बेटा एन स्क्वायर ए नॉट लिख दे रहा है, तो ए नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एच स्क्वायर एप्सिलॉन अपॉन पाई ई स्क्वायर एम एंड दिस इज नोन एज व्हाट? बोहर्स रेडियस। ये क्या था? बोहर्स रेडियस था। बोहर्स रेडियस की संख्या इसको दी गई और इसका वैल्यू कितना होता है बेटा? 0.53 एंगस्ट्रॉम, 0.53 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, समझ में आया? कैसे निकला ये कैसे आया? h की वैल्यू रख दो, h की वैल्यू कितना होता है बेटा? 6.22 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, होता है कि नहीं होता है? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 8.85 इंटू 10⁻12। उसके बाद से पाई की वैल्यू 3.14, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम और m इज इक्वल टू कितना? 9.1 इंटू 10⁻31 kg, होता है ना इलेक्ट्रॉन। इसको रख दोगे, सॉल्व करो, कितना आएगा? 0.53 एंगस्ट्रॉम विच इज बोहर्स रेडियस। क्या था? बोहर्स रेडियस था। समझ में आया? दिस इज व्हाट एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ बोहर्स रेडियस। तो हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए जो रेडियस होगा वो क्या होगा? वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ किसके होगा? बोहर्स रेडियस होगा। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बोहर्स रेडियस होगा कि नहीं होगा? क्या बेटा? एन स्क्वायर किसके इक्वल? इसके इक्वल। यहाँ पे एन स्क्वायर ए नॉट किया है ना, देखो ये जो क्वांटिटी है वो ए नॉट के बराबर, ये क्वांटिटी ए नॉट के बराबर है, लिखे ना यहाँ पे, वेयर ए नॉट इज इक्वल टू एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई ई स्क्वायर इंटू एम। ठीक, तो इसको क्या किया? इसको रिप्लेस करके यहाँ पे ए नॉट रख दिया। हाँ, वही है ना? ठीक है बेटा, समझ आ गया? कहने का मतलब यह है कि जो तुम्हारा रेडियस होता है हाइड्रोजन एटम में, ठीक, वो डिफरेंट एटम्स, देखो जैसे मान लो कि हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन की बात करें तो क्या होगा बेटा? न्यूक्लियस होगा और क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इसके अबाउट मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला जो रेडियस, जो पहला ऑर्बिट होगा उसका रेडियस कितना होगा? ए नॉट होगा। ठीक है, दूसरा रेडियस कितना होगा? अगर दूसरा देखा जाए तो ये वाला रेडियस कितना होगा? R2 कितना होगा बेटा? एन स्क्वायर इंटू ए, तो क्या हो जाएगा बेटा? 4 ए नॉट, एन स्क्वायर के मल्टीपल में होगा। समझ में आया? या फिर इसको ये भी लिख सकते हो, देखो 0.53 इंटू एन स्क्वायर एंगस्ट्रॉम, 0.53 इंटू एन स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। ठीक है, चलो अब इसको लिखो फ्रॉम द बोहर सेकेंड पोस्टुलेट्स, फ्रॉम द बोहर्स सेकेंड पोस्टुलेट्स और from Bohr's second postulate, from the Bohr's second postulates, or applying the quantization condition of quantization condition of L of orbital angular momentum L,
ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L, of orbital angular momentum L. Mod of L is equal to nh, that is mod of L is equal to nh upon 2 pi. Mod of L is equal to nh upon 2 pi. उसके नीचे से सारा सॉल्व करो। हो गया? यहाँ तक लिख लिया ना? यहाँ तक लिख लिया, लिखो दिस इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट for hydrogen like atom, for hydrogen like atom, for hydrogen like atom. यहाँ तक हो गया? फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम लिखो, फॉर हाइड्रोजन एटम Z is equal to 1, for hydrogen atom Z is equal to 1, for hydrogen atom Z is equal to 1. R is equal to, लिख दिया फॉर Z is equal to 1 तक. अब इस बार लिखो R is equal to n square h square epsilon naught pi e square m, pi e square m. हो गया? यहाँ तक हुआ? और करो, यहाँ तक लिख लिया. और R इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू ए नॉट, और n स्क्वायर इज इक्वल टू ए नॉट, R स्क्वायर इज इक्वल टू
एन स्क्वायर इंटू ए नॉट वेयर ए नॉट इज इक्वल टू एन स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई ई स्क्वायर इंटू एम, पाई स्क्वायर इंटू एम। इज नोन एज बोहर्स रेडियस, इज नोन एज बोहर्स रेडियस। इसी के आगे इज नोन एज बोहर्स रेडियस लिख देना। इसको इक्वेशन कितना माना था 5, इसको इक्वेशन 6 मान लो और इसको इक्वेशन 7 मान लो। लिखो फ्रॉम इक्वेशन 7 यहाँ तक लिख दिया बेटा, और करके फिर देखो वेयर ए नॉट इज इक्वल टू दिस, ये लिख दिया यहाँ तक। इज नोन एज बोहर्स रेडियस, इज नोन एज बोहर्स रेडियस लिख दिया। उसका देखो फ्रॉम इक्वेशन 7 इट इज क्लियर दैट, फ्रॉम इक्वेशन 7 इट इज क्लियर दैट the radii of hydrogen atom is multiple of square of multiple of Bohr's radius। या फिर और n स्क्वायर टाइम्स द बोहर्स रेडियस, और n स्क्वायर टाइम्स द बोहर्स रेडियस, n स्क्वायर टाइम्स द बोहर्स रेडियस, स्क्वायर टाइम्स द बोहर्स रेडियस। हो गया ना बेटा। चलो ये तो था तुम्हारा बोहर्स पोस्टुलेट्स का इस्तेमाल करके। अब स्टेशनरी ऑर्बिट के कॉन्सेप्ट से देखते हैं। स्टेशनरी ऑर्बिट में तो होता क्या, इतना सब कुछ समझ में आ गया, यहाँ तक कॉन्सेप्ट सबका समझ क्लियर हुआ। अब स्टेशनरी ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट समझो। स्टेशनरी ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट ये था कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए वो ऑर्बिट स्टेशनरी ऑर्बिट होगा जिसमें उसके ऑर्बिट का जो सरकमफ्रेंस है ना वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ हो। क्या हो? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है बेटा? पता है? क्वांटम पढ़ा है तुम लोगों ने? क्वांटम कौन पढ़ा रहा है? आदित्य सर पढ़ा रहा है। तो क्वांटम बताया, डी ब्रॉगली वेवलेंथ बताया? इक्वेशन भी नहीं आया है। अच्छा मैटर वेव बताया? अच्छा याद नहीं। मैटर वेव पता है क्या होता है? हाँ मैटर वेव पता है क्या होता है? क्या बताओ? मैटर जो होता है वेव लाइक बिहेव करता है, पार्टिकल जो होता है। और कोई बेटा तुम? मैटर होता है नोबल गैस होता है, डुअल नेचर शो करता है। हाँ तो पार्टिकल है तो डुअल नेचर शो करेगा, तो बताएगा ये। देखो बेटा मैं बताता हूँ। जब कोई भी पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये क्या हो? मोशन में हो। क्या हो? मोशन में हो। चूँकि वो क्या है? क्वांटम पार्टिकल है कि नहीं? क्वांटम पार्टिकल है कि नहीं? क्योंकि उसकी वेलोसिटी लगभग वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होती कि नहीं होती है? तो जब भी वो मोशन में होगा तो क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार जब भी कोई पार्टिकल में मोशन में होता है, अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, whenever any particle is in motion it associate a wave with it। वो क्या करता है? अपने साथ एक वेव एसोसिएट करता है, और उसी वेव को क्या बोलते हैं? मैटर वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैटर वेव। चूंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ मैटर, है कि नहीं? फंडामेंटल पार्टिकल है ना मैटर का, है ना? तो क्या करेगा? अपने साथ एक वेव एसोसिएट करेगा, उसको मैटर वेव बोलते हैं और डी ब्रॉगली वेव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेव। और उस वेव का वेवलेंथ जो होता है वो क्या होता है? h/p होता है। क्या होता है? h/p होता है। इसी को डी ब्रॉगली वेवलेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी ब्रॉगली वेवलेंथ, h/p। जहाँ p क्या बेटा? मोमेंटम है। क्या है बेटा?
मोमेंटम, पी क्या बेटा, मोमेंटम, और पी की वैल्यू कितनी होती है बेटा, एम बी होती है। डिफरेंट केस में निकाल सकते हैं, चाहे वो क्या हो, काइनेटिक थ्योरी गैसेस के लिए हो, चाहे किसी पार्टिकल के लिए हो, चाहे फोटोन के लिए हो, चाहे इलेक्ट्रॉन के लिए हो, किसी भी के लिए क्या कर सकते हैं, अब हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकाल सकते हैं। बिकॉज वी आर स्टडिंग अबाउट द मैटर वेव, तो मैटर में कोई भी आ सकता है, गैसेस स्टेट आ सकता है, सॉलिड स्टेट आ सकता है, और लिक्विड भी आ सकता है। आ सकता नहीं आ सकता, आ सकता है ना, सबको पता है ना। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते कि नहीं होते हैं, कौन कौन से होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द पार्टिकल, मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मीन्स द फंडामेंटल पार्टिकल्स लाइक ब्रिक्स, लाइक बिल्डिंग का फंडामेंटल पार्टिकल क्या होता है, फंडामेंटल पार्टिकल क्या होता है, ईंटा, जो घर को क्या करता है, तैयार करता है। उसी तरह मैटर का जो फंडामेंटल पार्टिकल होता है क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन होता है। सबसे फंडामेंटल पार्टिकल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है एटम के निर्माण में। और जब एटम बन गया तो मॉलिक्यूल भी बन ही जाएगा बेटा, बन जाएगा ना। तो जब मॉलिक्यूल बन गया या फिर एटम जब बन गया तो क्या हो जाएगा, सब्सटेंस में हमारा बन ही जाएगा, बन जाएगा नहीं बन जाएगा। तो जब भी कोई मैटर पार्टिकल क्या होता है, मोशन में होता है, तो अपने साथ एक वेव एसोसिएट करता है। उस वेव को क्या बोलते हैं, डी ब्रॉगली वेव बोलते हैं। और उसका वेवलेंथ कितना होता है, h इज इक्वल टू एच, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, जहाँ पी क्या होता है बेटा, मोमेंटम होता है। मोमेंटम इज इक्वल टू एम इंटू वी होता है। ठीक है, चलो अब स्टेशनरी ऑर्बिट में आ जाओ। क्या बताया है कि उस ऑर्बिट का जो सरकमफ्रेंस होगा, सरकमफ्रेंस कितना होता है बेटा, 2 पाई आर होता है ना। वो क्या हो, इंटीग्रल मल्टीपल हो। इंटीग्रल मल्टीपल किसके बेटा, एन लैम्डा के। इंटीग्रल मल्टीपल किसका हो बेटा, एन लैम्डा के। ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल जब एन लैम्डा का हो गया। अच्छा ये बताओ, लैम्डा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो बेटा, 2 पाई आर है, एन इज इक्वल टू एच अपॉन पी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। तो 2 पाई आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन एम बी लिख सकते हो, लिख सकते नहीं लिख सकते हो, हाँ। अच्छा, एम बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, एन एच अपॉन 2 पाई आर। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या निकला, अच्छा वी इज इक्वल टू कितना होगा, एन एच अपॉन 2 पाई आर एम। देखो वी वाला फॉर्मूला आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। अब वी की वैल्यू क्या निकाले बेटा, अब सेम कॉन्सेप्ट, वी की वैल्यू क्या निकाले हो, अंडर रूट जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू एम। वी इज इक्वल टू अंडर रूट जेड ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू एम। समझ में आया, क्या करो इसको सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू एम इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई एम इंटू आर। स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा, जेड ई स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू एम इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एम स्क्वायर। ये होगा कि नहीं होगा, होगा ना। देखो बेटा m से क्या हो गया, m कैंसिल हो गया, r से क्या हो गया, देखो बेटा एक r कैंसिल हो गया, बचा 4 से देखो 4 कैंसिल हो गया, पाई से देखो पाई कैंसिल हो गया, बचा कितना बेटा, जेड ई स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, पाई आर इंटू एम, पाई आर इंटू एम। इट एम्प्लाइज दैट आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, आर इज इक्वल टू हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई जेड स्क्वायर जेड ई स्क्वायर होगा, हाँ जेड ई स्क्वायर आर इंटू एम, जेड स्क्वायर एम। तो देखो बेटा यहाँ से भी रेडियस क्या होता है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई जेड ई स्क्वायर इंटू एम, है ना, उसी के बराबर है ना। तो वी हैव फाउंड द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्वांटाइजेशन कंडीशन एंड फ्रॉम द स्टेशनरी ऑर्बिट कंडीशन। दो कंडीशन से मिल गया ना बेटा, कौन कौन सा, क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या था बेटा, जो एंगुलर मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड होगा क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई होगा। दूसरा स्टेशनरी ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट क्या था कि उस ऑर्बिट को स्टेशनरी ऑर्बिट बोलेंगे जिसमें उसका सर्कमफ्रेंस एन लैम्डा के बराबर हो। ठीक, अब हमको रेडियस मिल गया भाई, रेडियस मिल गया, अब क्या निकाल दें बेटा, अब क्या निकालें, एनर्जी को निकाल दें। एनर्जी मिल जाएगा तो हम क्या निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं और वेवलेंथ निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना बेटा। तो यहाँ तक समझ में आया, इसको लिख दो, लिखो फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ, लिखो यहाँ से लिखो, एन इलेक्ट्रॉन कैन मूव, लिखो एन इलेक्ट्रॉन कैन मूव
हेडिंग डाल दो, फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट। तो स्टेशनरी ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट क्वांटम मैकेनिक्स में आएगा, तो सर पूछेंगे तो बता दोगे ना स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है? हाँ, सबको बता देगा ना? हाँ बेटा, तुम बता दोगे ना? हाँ चलो लिखो, एन इलेक्ट्रॉन कैन मूव circularly around the nucleus only if it orbits circumference is an integral multiple of de Broglie wavelength, This is the condition for stable orbit or stationary orbit, that is 2 pi r is equal to n into lambda, 2 pi r is equal to n into lambda। उसके बाद लिखना सिंस लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। अच्छा, उसको कौन सा इक्वेशन माना था? आर वाले को कौन सा इक्वेशन माना था बेटा? इक्वेशन 7 माना था ना। इसको इक्वेशन 8 मान दो, इसको इक्वेशन 8 मान लिया, हो गया सर टाइम। इसको इक्वेशन 9 मान लिया, बस 5 मिनट और। इक्वेशन 8 9 हो गया। लिखो फ्रॉम इक्वेशन 8 एंड 9 वी गेट दिस, फ्रॉम इक्वेशन 8 एंड 9 वी गेट ये वाला 9 है बेटा, h इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, ये इक्वेशन 9 है। सिंस h ये वाला इक्वेशन लिख दिया, अब बस सॉल्व कर जाओ पूरा यहाँ तक। इसको इक्वेशन इसको 10 मान लो और इसको सॉल्व करने से लिखने पहले लिखना फ्रॉम इक्वेशन 10 एंड इक्वेशन वेलोसिटी वाला इक्वेशन कौन सा था बेटा? वेलोसिटी वाला जो इक्वेशन था √z² अपॉन r², इक्वेशन 4 था। फ्रॉम इक्वेशन 10 एंड इक्वेशन 4 वी गेट
यहाँ तक लिख दो। बाकी कल हम क्या करेंगे, एनर्जी निकालेंगे अगले क्लास में, ठीक है। एनर्जी निकालेंगे, उसके बाद से किसकी स्टडी करेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की स्टडी करेंगे, ठीक है। चल तो बाकी आज के लिए इतना ही। समझ में आया ना आज जितना पढ़ाया? फिर से पढ़ना, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना।